हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत वर्कबुक में सबसे लास्ट में अपठित गद्यांशः इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और अपठित गद्यांशः का मतलब होता है कि जो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है। इसको हम इंग्लिश में अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, क्योंकि पठित मतलब होता है पढ़ा, सीन, और अपठित मतलब होता है कि हमने जो पहले कभी पढ़ा नहीं है, अर्थात अनसीन है। तो ऐसे ही इस अनसीन पैसेज को आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और हमें उस पैसेज के अकॉर्डिंग ही इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना है। तो ध्यानपूर्वक हमें ये पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ कर के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें देना है। तो सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं पैसेज। ठीक, देखिए यहाँ पर संसारे मानवः गुणय सर्वत्र पूज्यते कि संसार में मानव गुणय अर्थात गुणों के द्वारा ही सर्वत्र पूज्यते सभी जगह पूजा जाता है। गुणय एव मनुष्य प्रतिष्ठाम आपनोति कि गुणों के द्वारा ही मनुष्य को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गुणा एव सम्मानस्य पूजायाश्च प्रधानम कारणम सन्ति कि गुण ही मानव की पूजा का या सम्मान का प्रधान कारण है। ठीक, अर्थात गुणों के द्वारा ही मानव की पूजा होती है और सम्मान भी प्राप्त होता है। गुण एव सर्वत्र पदम निधीयते कि गुण से ही सारे पद प्राप्त होते हैं। न लिंगेन न जात्या च जिसकी कोई लिंग और जाति नहीं होती है। खगापि गुण एव आद्रम अनाद्रम व लभन्ते, खगा अर्थात पक्षी भी गुणों के द्वारा आदर और अनादर प्राप्त करते हैं। ठीक, कोकिला संसारे, कोकिला मतलब होती है कोयल, कोयल संसार में मधुर भाषणत्वात् मीठा बोलने के कारण, काकः च दुर्गुणत्वात् और काकः मतलब कौवा दुर्कर्कश बेकार ध्वनि करने के कारण से, दुर्गुणत्वात् उस दुर्गुण के कारण से, तिरस्क्रियते उसका तिरस्कार होता है। सुख सारिकादया की तोता और चिड़ियाँ आदि गुणेभ्या एव पाल्यन्ते कि सब लोग इनको इनके गुणों के आधार से ही पालते हैं। नहीं तो कोई तोता क्यों पालेगा, चिड़िया क्यों पालेगा, हैं, कोयल क्यों पालेगा। एवं दुग्धवत्या गावः महिष्या च खाद्यादिनः पाल्यन्ते और दूध के लिए गाय और भैंसों को भी लोग सिर्फ खाने पीने के लिए ही पालते हैं। निर्दुग्धा च गृहात् एव बहि निष्क्रियन्ते क्योंकि जब यह निर्दुग्ध दूध नहीं देती हैं तो गृहादेव वही निष्क्रियन्ते इनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पैसेज हमने मानव के गुणों के ऊपर पढ़ा है कि गुण ही मानव में सर्वत्र स्थान प्राप्त है। इस गुणों के द्वारा ही मानवों की या कहें पक्षियों की या जानवरों की आदियों का सम्मान, आदर, पूजा सब की जाती है। तो चलिए हम सीधे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, जो कि इस अपठित गद्यांश के अकॉर्डिंग ही हमें करना है। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मानवः कै पूज्यते कि मानवों किसके द्वारा पूजे जाते हैं। तो इसका आंसर है सीधा सीधा गुणय पूज्यते। ठीक, मानवः कै पूज्यते, इसका आंसर हो गया गुणय। ठीक, और दो बिंदी विसर्ग की रख देना है। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है गुणय मानवः काम प्राप्नोति कि गुणों से मानवों को काम क्या प्राप्त होता है। गुणों से मानवों को प्रतिष्ठा सम्मान आदि प्राप्त होता है। तो प्रतिष्ठाम प्राप्नोति। ठीक, नेक्स्ट फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है इधर, सेकंड का फर्स्ट, कीदृशः गावा महिष्या च खाद्यादिना पाल्यन्ते किस प्रकार की गायों और भैंसों को खाने आदि के लिए पाला जाता है, खाद्य आदि वस्तुओं के लिए। तो ये लिखा है दुग्धवत्या गावा महिष्या च खाद्यादिना पाल्यन्ते। ठीक, इतना आंसर आपको ये इसमें लिखना है। सेकंड है कि सम्मानस्य पूजायाश्च प्रधानम कारणम सन्ति कि सम्मान और पूजा का प्रधान कारण क्या है। तो आया था कि गुण ही सम्मान और पूजा का प्रधान कारण है। देखिए ये लिखा है गुणा एव। ठीक, ये सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा गुणा एव। ये की जगह बस गुणा एव लिख देना है। सम्मानस्य पूजायाश्च प्रधानम कारणम सन्ति। इस प्रकार से ये हमारे इसके दोनों क्वेश्चन भी हुए हैं। चलिए नीचे चलते हैं। थर्ड नंबर पर निर्देशानुसारम उत्तरम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है ये। पहला है कारणम अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम
कि कारणम शब्द का यहाँ कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त किया गया है। ठीक, तो कारणम के लिए लिखा है यहाँ पर विशेषण शब्द एक प्रधानम। ठीक, देखिए विशेषण विशेष क्या होते हैं, पहले हम इस कारणम शब्द को पैसेज में ढूंढते हैं कि कहाँ है। ठीक, तो कारणम शब्द को पैसेज में ढूंढने के लिए हम चलते हैं पैसेज की तरफ और पैसेज में ढूंढते हैं कि कारण शब्द वो कहाँ पर पढ़ा हुआ है। ठीक, तो देखिए ये मिल गया हमें यहाँ पर कारणम। ठीक, और इसके आगे एक शब्द लिखा है प्रधानम। तो प्रधानम कारणम, इस प्रकार से ये जो शब्द आए हुए हैं, तो प्रधान यहाँ विशेषण है और कारण यहाँ पर विशेष हो गया है। तो उन्होंने कारण शब्द ये विशेष है, उस विशेष का विशेषण पूछा है, तो आगे का शब्द विशेषण होता है और पीछे का विशेष। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया कि कारण इसका विशेषण पद बताइए, तो इसका विशेषण पद हो गया प्रधानम। ऐसे ही नेक्स्ट है पाल्यन्ते, इस क्रिया का कर्ता बताइए। पाल्यन्ते क्रिया का कर्ता हमें यहाँ पर बताना है, तो सुख सारकाद्या। सेंटेंस में कर्ता और क्रिया, क्रिया यदि पाल्यन्ते है तो कर्ता क्या है कि सुख सारकाद्या है। ठीक, चलो इसको भी हम देखते हैं। पैसेज में आया था हमारे सुख सारकाद्या गुणेभ्य एव पाल्यन्ते, तो ये पाल्यन्ते क्रिया जो है उसका कर्ता कौन है, सुख सारकाद्या। तो यहाँ पर सुख सारकाद्या हमारे पाल्यन्ते क्रिया का क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अब लास्ट में क्वेश्चन है गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, कि इसका शीर्षक क्या होगा। तो अब गुणों के ऊपर बताया गया है, तो इसका हम शीर्षक लिख सकते हैं गुणानाम महत्वम। शीर्षक मैं फिर से लिख देता हूँ, शीर्षक क्या होगा इसका शीर्षक। शीर्षक मतलब होता है टाइटल, उसका हम क्या नाम रख सकते हैं, गुणानाम महत्वम। ठीक, गुणों का महत्व, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। चलिए ये हमारा फर्स्ट नंबर का पैसेज यहाँ पूर्ण हुआ है। अब हम सेकंड नंबर का पैसेज देखते हैं। सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज में क्या बताया गया है, एकदः चत्वारः ब्राह्मण कुमाराः आसन, एक बार 4 ब्राह्मण कुमार थे। तेषां त्रयः शिक्षां प्राप्त, उनमें से 3 शिक्षा को प्राप्त। विद्वांसा अभवन्, विद्वान बन गए। विद्वान मतलब होता है बहुत बड़ा ज्ञानी जानकार, क्योंकि पढ़ लिख गए। परम एकम निरक्षरा एव, लेकिन उनमें से एक जो है वो निरक्षर रह गया। निरक्षर का मतलब है अनपढ़ रह गया, उसने पढ़ाई ही नहीं की, अतिष्ठत रह जाता है। विद्याम प्राप्त, विद्या को प्राप्त करके। त्रयः कुमारा, तीनों कुमार। अहंकारिणा अभवन्, उनको अहंकार हो गया। यत् किंचिदपि कर्मम सहसेव, यत् किंचिदपि जब कभी भी वह कर्मम सहसेव, विचार बिना, जब भी वह कुछ करते थे तो बिना विचारे ही अकुर्वन् किया करते। निरक्षरा च कुमारा सर्वदा, लेकिन जो अनपढ़ कुमार था वह हमेशा से सहज बुद्धिया, विचार अपनी बुद्धि से विचार करके ही कार्यम करोति, इसमें कार्य कर रहा था। एकदा बने अगच्छन्तः ते, एक बार भी सभी वन में गए। एकस्य सिंहस्य अस्थि पंजरम अपश्यन्, एकस्य सिंहस्य, एक शेर की, अस्थि पंजर मतलब होती हैं हड्डियों को, अपश्यन् देखा। त्रया विद्वांसः कुमारा हर्षिता अभवन्, कि तीनों विद्वान कुमार तो बहुत प्रसन्न हुए। अवदंचा, और बोले, वयम एतम सिंहम जीवितम करिष्यामः, बोले कि मैं इस सिंह को जीवित कर दूंगा। अब उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो विद्या प्राप्त थे, बहुत सारी उन्हें रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती थीं। अस्माकं विद्यायाः कौशलस्य उत्तमम, हमारी विद्या का कौशल का उत्तमम परीक्षणम भविष्यति, के चलो हम अपना परीक्षण करते हैं। परीक्षण करते हैं मतलब प्रैक्टिकल, जो उन्होंने सीखा है उसको अब बोले प्रैक्टिकल करके देखते हैं। निरक्षरा बालाः तान निवारितवान, लेकिन अनपढ़ कुमार ने उनको निवारितवान रोका। परम विद्या दर्पेण अभिमानिना, लेकिन विद्या के दर्पण से जो अभिमान हो गए हैं, अभिमानित हैं, जिन्हें घमंड है। ते नाश्रवण, ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अंततः जीवितः सिंहा तान विदुषा कुमारान एव अखादत, अंत में वह सिंह जीवित होकर के उन विद्वान कुमारों को खा गया। निरक्षरा कुमारा वृक्षमारु, लेकिन जो अनपढ़ कुमार था वो तो वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। स्वप्राणान रक्षत, और अपने प्राणों की रक्षा कर ली। अतः कथ्यते, इसलिए कहा जाता है, विद्यायाः बुद्धि उत्तमा, कि विद्यायाः, कि विद्या से भी उत्तम क्या होती है, बुद्धि होती है। हम कितने ही पढ़े लिखे और ज्ञानी क्यों ना हो, यदि हम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग सही समय पर नहीं करते हैं तो उस विद्या का भी कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि विद्यायाः बुद्धि उत्तमा, कि विद्या से भी बुद्धि
उत्तम होती है, बड़ी होती है। चलिए हम सीधे इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पैसेज को अभी अभी हमने पढ़ा है कि 4 ब्राह्मण कुमारों की ये कहानी है, जिसमें 3 पढ़ लिख कर होशियार हो जाते हैं, उन्हें अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है, और एक अनपढ़ रह जाता है। लेकिन वो जिनको तीनों को ज्ञान का घमंड था, वो एक दिन अपने उस ज्ञान का बुद्धि से सही उपयोग न करने के कारण से वो मारे जाते हैं, शेर उन्हें खा जाता है, और वो निरक्षर वाला जो कुमार है वो बच जाता है अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करने से। इसलिए लास्ट में यहाँ कहा गया था कि विद्याया बुद्धि उत्तमा, कि विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। चलिए प्रश्नोत्तर करते हैं। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है अस्थि पंजरः कस्य आसीत्, कि वह अस्थि पंजर किसका था। ठीक, जब वो जंगल में गए थे तो उन्हें किसकी हड्डियाँ वहाँ पर मिली हुई थी, तो सिंघस, किसका अस्थि पंजर था, सिंघस। तो हम लिख देंगे सिंघस्य, ठीक, सा के ऊपर बिंदी लगा देंगे, सिंघस अर्थात शेर की। चतुर्था कुमारः कीदृश आसीत्, जो चौथा कुमार था वो कैसा था, कि अनपढ़ था। अनपढ़ के लिए एक शब्द आया है निरक्षरः, निरक्षरा मतलब होता है अनपढ़। ठीक, लिटरेट मतलब पढ़ा हुआ, और इलिटरेट मतलब ना पढ़ा हुआ। ठीक, चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि त्रया विद्वांसः कुमारा कथम कार्यम कुर्वन्ति स्म, कि तीनों विद्वान कुमार कैसे कार्य करते थे। तो वो तीनों विद्वान कुमार तो जो काम करते थे बिना विचारे ही करते थे। ठीक, देखिए यहाँ भी लाइन भी आई हुई है तो वो तीनों की तीनों जो विद्वान कुमार थे कैसे काम कर लिया करते थे, कि बिना विचारे। देखिए ये आ गया विचारम बिना एव। ठीक, सहसेव कार्यम कुर्वन्ति, कि बिना विचार के ही कर लेते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो विचारम बिना एव। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर है अस्थि पंजरम दृष्ट्वा विद्वांसः कुमारा किम अवदन्। अस्थि पंजरों को देख कर के, अर्थात हड्डियों को देख कर के विद्वांस कुमार ने क्या बोला, उन तीनों विद्वानों ने क्या बोला है। तो उन्होंने जो बोला है कि हम इस शेर को जीवित कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ पर, इसी में हम ढूंढेंगे, ये लिखा हुआ है अवदंचा वयम एतम सिंहम जीवितम करिष्यामः, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोला उन्होंने, कि हम इस सिंह को जीवित कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर पर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि कुमारः इति पदस्य विशेषणम किम, कुमारः इस शब्द का विशेषण क्या है। तो हमने आपको बताया था आगे का विशेषण होता है और पीछे का विशेष। तो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं कि कुमारः शब्द में कहाँ कहाँ विशेषण लगा हुआ है। तो पैसेज में हम सबसे पहले ढूंढते हैं कुमारः। तो हम स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन से ही देखना स्टार्ट कर देंगे, और जहाँ कुमारा मिल जाएगा, देखिए ये कुमारा मिल गया और इसके आगे विशेषण लगा है त्रयः। ठीक, इधर देखिए और आगे चल कर यदि आप देखेंगे तो कुमारा यदि आपको कहीं मिल जाता है तो भी उसका विशेषण देखना है। ठीक, कुमारः। ठीक, इस प्रकार से इस वाली लाइन में तो कुमारा नहीं मिला है। ठीक, तो ब्राह्मण कुमारः, यहाँ भी एक कुमारा शब्द आया था कि वो कुमार ब्राह्मण है, और चत्वारः 4 है। इसका मतलब है इसके विशेषण क्या क्या हो सकता है, कि चत्वारः भी हो सकता है, और त्रयः भी हो सकता है। ठीक, मतलब कुमार शब्द, बुद्ध कुमार 3 भी थे, विद्वान भी थे, और कैसे थे। ठीक, तो इस प्रकार से, लेकिन कुमारः शब्द जो यहाँ पर दिया हुआ है बहुवचन के पुल्लिंग में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ कुमारः शब्द का, वो 3 कुमार थे, त्रयः लगा देंगे। त्रयः कुमारा, त्रयः ही यहाँ पर इसका क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। अखादत इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, अखादत इस क्रिया का कर्ता पद हमें बताना है। तो इस क्रिया का कर्ता पद था सिंघा। ठीक, अखादत का कर्ता कौन है, सिंह है। एक बार हम चल करके देख लेते हैं कहाँ है, कि जब वह शेर उन्होंने जीवित कर दिया तो देखिए ये आ गया जीवितः सिंघः, और ये लिखा है अखादत क्रिया। इसका मतलब है कि सिंह करता है और अखादत क्रिया है। लास्ट क्वेश्चन है कि इसका शीर्षक क्या है, टाइटल, इसका नाम क्या रखेंगे। तो इसका नाम जो लास्ट में, सबसे लास्ट में आया हुआ था इन्वर्टेड कॉमा में, विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा, कि विद्या से भी उत्तम बुद्धि है। ये विद्या बुद्धि उत्तमा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर शीर्षक, टाइटल नेम हो जाएगा। इस प्रकार से ये 2 आपठित गद्यांश हमारे पूर्ण हुए। चलिए चलते हैं तीसरे आपठित गद्यांश की तरफ और पढ़ते हैं इसको, कि श्रीमान सुंदरलाल बहुगुणा महान पर्यावरण विदस्ति, कि सुंदरलाल बहुगुणा महान पर्यावरण विद थे हैं।
ग्रामं ग्रामं गत्वा, गांव-गांव जाकर के, एषः हिमाचल प्रदेशस्य वसिभ्यः, यह हिमाचल प्रदेश में वसिभ्यः वास करते थे, पर्यावरणस्य महत्त्वम् उपदिशत्, और ये सब पर्यावरण के महत्व के लिए उन्हें उपदेश करते थे। 1973 में कब हुआ है? अप्रैल मासस्य, अप्रैल के महीने में, द्वाविंशतितम्यां, ठीक, द्वाविंशति का मतलब होता है 22 तारीख को, हिमाचल प्रदेशस्य चमोली जनपदे गोपेश्वर नाम्नी ग्रामे यदः नार्या वृक्षान् अश्लिष्य मारिष्यामः। वो कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश में एक चमोली जनपद नाम का, गोपेश्वर नाम का ग्राम है, अर्थात चमोली जनपद में, जनपद मतलब होता है जो हमारी तहसील ज़िला होता है, डिस्ट्रिक्ट, उसको डिस्ट्रिक्ट को जनपद बोलते हैं, ठीक। तो इस चमोली जनपद के अंतर्गत गोपेश्वर नाम का एक गांव आता है। उस गांव में नार्यः, नारियां, वृक्षान् अश्लिष्य मारिष्यामः, कि वृक्षों को मारने से या काटने से बचाने के लिए, इत्योदितम उद्घोषणान् अकुर्वन्, ऐसी उन्होंने उद्घोषणा की। तदा वृक्षाणाम छेदकः वृक्षच्छेदनात् व्यरमत्, तब वृक्षों को काटने वालों ने, वृक्षाणाम छेद का मतलब होता है वृक्ष काटने वाला, और वृक्षच्छेदनात्, वृक्ष को काटने से, व्यरमत्, विराम ले लिया मतलब रोक दिया, बंद कर दिया। ततः चिपको नाम आंदोलनम प्रवर्तत, तभी से यह चिपको आंदोलन नाम इसको मिल गया। उन्होंने किया क्या था कि लोग वृक्षों को काटने आते, इससे पहले ही वो वृक्षों से चिपक गए। वृक्षान् अश्लिष्य मारिष्यामः, ठीक, वृक्षों को मारने से पहले ही उन्हें मारना होगा, ये सोच करके वो उस वृक्ष से लिपट गए। एषः जनान् उद्बोधयत् यत् वृक्षा व्यवसायस्य कृते न सन्ति, इस प्रकार से लोगों के उद्बोधन दे करके उन्होंने वृक्षों के व्यवसाय को कृति न सन्ति, नहीं होने दिया। अपितु ते मृत्तिकायाः, तो उन्होंने वृक्षों की रक्षा कर ली, तो हमें क्या क्या इससे लाभ हुए, कि वृक्षों का रक्षण करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो यहाँ बताया है कि मृत्तिकायाः रक्षणार्थम, एक तो मिट्टी की रक्षा हुई, उसका क्षरण नहीं हुआ, अभाव नहीं हुआ मिट्टी का। जलस्य अवरोधनार्थम, जब वृक्ष लगे रहते हैं तो वह जल रोक के रखता है, कहीं जाने नहीं देता। ऑक्सीजन वायु च संरक्षणार्थम, और ऑक्सीजन वायु की भी इन्होंने रक्षा की है। इस प्रकार से बहुत सारे लाभ हमें वृक्षों को जीवित रखने से यहाँ हुए हैं। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और प्रश्नोत्तर इसके हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि श्री बहुगुणा कहा अस्ति, कि श्री बहुगुणा क्या थे? तो वो तो एक महान पर्यावरण थे, तो इसका आंसर हो जाएगा महान पर्यावरण, और भी आगे शब्द है विद, विद मतलब होता है जानकार, पर्यावरणविद, महान पर्यावरणविद, अर्थात इसका बहुत बड़े पर्यावरण के, हमारे प्रकृति के जानकार, ठीक। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि बहुगुणा महोदयेन किम नाम आंदोलनम प्रारब्धवती, कौन सा आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था? तो बहुत ही सरल नाम उसका आया था, चिपको आंदोलनम, ठीक। आप लोग कई बार एसएसटी में पढ़ते भी होंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया हुआ था। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का वृक्षा वस्तुतः किमर्थम सन्ति, के वृक्ष किस लिए हैं? तो हमने सबसे लास्ट की लाइन में देखिए यहाँ पर पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था लास्ट की लाइन में, कि वृक्षा किस लिए हैं, हमें उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आया था ते मृत्तिकाया रक्षणार्थम जलस्य अवरोधनार्थम ऑक्सीजन वायु च संरक्षणार्थम सन्ति, ठीक। तो वृक्षों की उपयोगिता मिट्टी के रक्षण के लिए, जल के अवरोधन के लिए और ऑक्सीजन के संरक्षण के लिए ही यहाँ पर होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन इसी में, कि कस्मिन् प्रदेशे ग्रामे च इदम आंदोलनम आरभत, किस प्रदेश के कौन से गांव में यह आंदोलन यहाँ हुआ था? तो हमने उसमें पढ़ा हुआ था कि ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक। देखिए ये लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेशस्य चमोली जनपदे गोपेश्वर नामने ग्रामे, ठीक। इतना इसका आंसर लिख देना है कि हिमाचल प्रदेश के चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर नामक गांव में ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर का देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए गए हैं, ठीक। थर्ड नंबर का देखेंगे। फर्स्ट, एषः जनान उद्बोधयत, ऐसा लोगों को उद्बोधन दिया। अत्र एषः का, एषः यहाँ पर क्या है? तो एषः शब्द किसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है? मतलब इस प्रकार से लोगों को उद्बोधयत, उद्बोधन दिया,
लेकिन किसने दिया उद्बोधन? ठीक, ऐसे लोगों को जो उद्बोधन इन्होंने दिया हुआ है, तो एषः जनान उद्बोधयत, इन लोगों को उद्बोधन दिया। तो किन लोगों को उद्बोधन दिया? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक, या ग्रामवासी, या वृक्षच्छेदिका, या नार्यः। तो किन को उद्बोधन दिया है? तो उद्बोधन देने वाले तो सुंदरलाल बहुगुणा ही थे, लेकिन वो सारा का सारा उद्बोधन किन के लिए था? कि ग्रामवासियों के लिए ही था, क्योंकि उन्होंने ही ये आंदोलन चलाया था। तो ग्रामवासी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महीरुहा, अस्य पर्याय पदम क्या है? तो इसका पर्यायवाची महीरुहा का मतलब होता है वृक्षा। ठीक, वृक्ष के लिए ये महीरुहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में है गद्यांशस्य उपर्युक्त शीर्षकम लिखत। तो इस गद्यांश का यदि कोई शीर्षक है तो वो महान पर्यावरणविद ही है। तो जो हमने फर्स्ट का आंसर लिखा था, महान पर्यावरणविद, पर्यावरणविद अर्थात पर्यावरण के जानकार। इस प्रकार से हमारे 3 यहाँ पर अपठित गद्यांश हुए हैं। चलते हैं चौथे अपठित गद्यांश की तरफ, और इसमें भी एक बहुत सुंदर कहानी बताई गई है। उस कहानी में क्या है हम देखते हैं। एकदः एकः नृपा, एक बार एक राजा आखेटाय, आखेट का मतलब होता है शिकार करने के लिए, वनम गच्छत, वन में गया। ठीक, बहुत सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनना है आपको। इसमें क्या बताया गया है कि एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। तत्र एकम सुंदरम मृगम दृष्ट्वा, वहाँ एक सुंदर मृग को देख करके सह तम अनुगच्छत, वह उसके पीछे पीछे चला गया। शीघ्रमेव सह चांडालनाम, और जल्दी हुआ है चांडालों के ग्रामम प्राप्नोति, गांव पहुंच गया। तत्र नृपम दृष्ट्वा, वहाँ राजा देखता है कि एव वृक्षस्योपरि एकः शुकः, कि इस वृक्ष के ऊपर तो एक तोता है, और वो तोता क्या कह रहा है? प्रहर प्रहर, मारे मारे। ठीक, वो कहता है पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। इति उच्च स्वरेण चीत्कारम अकरोत्, ऐसे ऊंचे स्वर में चीत्कार करता है, मतलब चिल्लाता है। विस्मितः राजा, विस्मितः मतलब होता है घबरा करके राजा। दूरम आश्रितवान, बहुत दूर चला जाता है। मार्गे मुनीनाम आश्रम आसन, रास्ते में उसको एक मुनियों का आश्रम भी मिलता है, ऋषियों का आश्रम। तत्रापि एकः शुकः वृक्षे उपविष्टा आसीत्, कि वहाँ पर भी एक तोता बैठा हुआ था वृक्ष के ऊपर। सह राजानम दृष्टवा, वह राजा को देख करके मधिर स्वरेण अवदत्, मीठे स्वर में बोला, आर स्वागतम भवताम, कि हे आर्य तुम्हारा स्वागत है। उपविश्यताम, बैठिए पधारिए। जलम फलानी च गृहताम, जल और फल खाइए। राजा पुनः चकिताववत्, राजा फिर से चकित हो गया। ततः आश्रमस्य ऋषि राज्ञः कौतूहलम शांतम अकरोत्, तब आश्रम के ऋषि ने राजा का जो कौतूहल अर्थात चिंता थी वो उसको शांतम अकरोत्, शांत किया। सा अवदत्, वह बोले, एतौ द्वौ शुकौ, कि ये दोनों तोते सहोदरौ स्था, भाई हैं। एकः चांडालय सह वसति, कि एक चांडाल के साथ बस रहने लगा। अतः तेषां वचनानि अनुकरोति, और सो वह चांडालों के वचनों का ही अनुकरण करने लगा, बोलने लगा, वही सीख गया। अपरा मुनिवि सह उषित्वा, वह दूसरा मुनियों के साथ रहने लगा। सद्वचनानि वदति, और सद्वचन बोलने लगा। एतत् सर्वं संगते प्रभावा, ये सब किसका प्रभाव है? संगति का ही प्रभाव है। तो आज का हमारा इसका टाइटल क्या हो गया कि सर्वम संगते प्रभावा। तो संगते प्रभावा ये हमारे इसका टाइटल नेम अभी लास्ट में पूछा जाएगा, तो संगते प्रभावा इसका शीर्षक हो जाएगा। चलिए हम सीधे क्वेश्चन आंसर करते हैं। राजा किमर्थम वनम अगच्छत, राजा किस लिए वन में गया हुआ था? ठीक, तो किस लिए वन में गया हुआ था? आंसर देखिए यहाँ पर ही बता दिया गया था कि राजा आखेटाय, शिकार खेलने के लिए गया था। ठीक, क्या शब्द यहाँ आया है? आखेटाय, तो आखेट करने के लिए, शिकार खेलने के लिए गया था। फिर है कै सह उषित्वा सुकः मधुरम वदति, किसका साथ पाकर के सुकः अर्थात तोता, मधुरम वदति मीठा बोलता है। ठीक, तो सीधी सी बात है कि जो मुनियों के साथ रहने लगा था, उन मुनियों के आश्रम में रहने से मुनि भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुनि भी, कि मुनियों का साथ पा करके वो तोता क्या बोलने लगा था? मधुर वचन बोलने लगा था। सेकंड क्वेश्चन है आश्रमस्य शुकः किम अददत्, आश्रम के तोते ने क्या कहा? तो आश्रम के तोते ने क्या कहा उसको देखिए यहाँ बताया गया है कि जैसे ही वह राजा वहाँ पर पहुँचा
तो आश्रम के तोते ने देखिए क्या कहा, ये यहाँ पर लिखा हुआ आर्यम स्वागतम भवतान उपविश्यताम जलम फलानी चा गृह्यताम, ये इसका आंसर है। इस प्रकार से मीठे स्वर में तोते ने, आश्रम के तोते ने राजा से कहा। अब इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है केन कारणेन प्रथमः शुका मारय मारय इति वदति, किस कारण से पहला जो तोता है वो मारय मारय इस प्रकार से बोलता था। ठीक, तो आपको पता होगा कि चांडाल के प्रभाव से ही वो ऐसा बोलता था, तो इसका आंसर हो गया है चांडालेन प्रभावेन। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चांडालेन प्रभावेन, प्रा बड़ा भा, ठीक, भा बना लेंगे अच्छे से, प्रभावेन, चांडाल के प्रभाव से ही वह ऐसा बोलता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करते हैं। उपविश्यताम, इस क्रिया का उचित कर्ता पद क्या है। तो उपविश्यताम क्रिया का है राजा, राजा के लिए ही उन्होंने बोला था कि बैठिएगा। और दूरम अगच्छत अस्मिन् अर्थे किम क्रियापदम प्रयुक्तम, कि दूर गया, इस क्रिया का कर्ता पद कौन है। तो इस क्रिया का कर्ता पद है, मतलब इसका सेम अस्मिन् अर्थे किम क्रियापदम प्रयुक्तम, तो अपश्रुतवान होगा या अनुगच्छत होगा, अनुकरोति हो गया, अकरोत, तो अपश्रुतवान ये हो जाएगा। उसका अर्थ भी होता है दूरम अगच्छत, सेम। और लास्ट में शीर्षक का नाम पूछा है, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि संगते प्रभावा, संगति का प्रभाव, ये इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक नाम। चलिए आगे है फिफ्थ नंबर का पैसेज। इसमें हमें बताया गया है, इसमें भी एक बहुत सुंदर कहानी जैसी ही आने वाली है। चिन्मयः एकः चतुरा बाला अस्ति, कि चिन्मय एक चतुर बालक है। जनकः अम्बा, की माता अम्बा च यदा तम पश्यता, जैसे ही उसको देखती हैं, तदा एव तुष्यता, वह संतुष्ट हो जाता है। चिन्मयस्य द्वय भगिन्यो, चिन्मय की दो बहनें हैं, अपि स्ता हैं, थी। ते सर्वे प्रातः माता पितरम नमन्ति, कि वह सभी उनको सुबह से माता पिता को नमस्कार करती थी। ज्येष्ठा भगिनी वैशाली पठने अतीब कुशला, की जो बड़ी बहन थी वैशाली, वो पढ़ने में बहुत कुशल है। अनुजा मिताली अपि कुशाग्र बुद्धि अस्ति, और छोटी जो मिताली है वो भी कुशाग्र बुद्धि, बहुत पैनी बुद्धि वाली है, तीक्ष्ण बुद्धि वाली, तेज दिमाग की। ते चिन्मयम अपि पाठ है, कि वह चिन्मय को भी पढ़ाती थी। माता तेभ्या सूपम ओदनम च पचती, माता उनके लिए सूप और ओदनम मतलब भात आदि, चावल आदि, पचती पकाती है। जनकः रमणा सर्वेभ्या मिष्ठान्नानि फलानि च आनयति, और पिता जो हैं वो उनके लिए बहुत रमणेभ्या मतलब मन को अच्छे लगने वाले, बहुत अच्छे अच्छे सभी प्रकार की मिठाइयाँ और फलों को लाते हैं। सा सर्वेभ्या क्रीडनकानि, वे सभी लोग खेलते हैं। ते ग्रीष्मावकाशे भ्रमणाय गच्छन्ति, वे गर्मियों की छुट्टियों में घूमने भी जाते हैं। चिन्मयः वैशाली मिताली च समये समये जनकस्य अम्बाया च सहायतां कुर्वन्ति, चिन्मय वैशाली और मिताली समय समय पर अपने माता पिता की सहायता भी करते हैं। ते सर्वे मिलित्वा, वे सभी मिलकर के एव सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति, इस प्रकार ही सारे काम करते हैं। एते बालका तु सुयोग्यः चतुरा च सन्ति, इस प्रकार से ये बालक योग्य और चतुर होते हैं। अतएव तेषां परिवारे समृद्धि सुखम च स्था, इस प्रकार उनके परिवार में समृद्धि और सुख दोनों ही मौजूद होता है, प्राप्त होता है। चलिए हम देखते हैं इसके सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में वैशाली पढ़ने की दृषि, वैशाली पढ़ने में कैसी थी। ठीक, तो वैशाली पढ़ने में अतीव कुशला, देखिए ये बताया हुआ है, अतीव कुशला, वैशाली पढ़ने में बहुत कुशल थी। सुपोदनम का पचती, कौन पकाता था, तो सुपोदनम माता पकाती थी। कौन पकाता था, माता। ये देखिए लिखा हुआ है माता तेभ्य सूपमोदनम च पचती। ठीक, चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है जनकः बालेभ्यः किम करोति, जनकः मतलब पिताजी
बालकों के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए हमें देखिए आंसर इसी में टिक करके रखना है कि वो बहुत अच्छी बहुत सारी प्रकार की मिठाइयाँ लाते हैं। ठीक, ये लिखा हुआ है जनकः रमणा मिष्ठान्नानि फलानि च आनयति। इस प्रकार से मन को अच्छे लगने वाले सभी प्रकार की मिठाइयाँ और फलों को लाते हैं। सेकंड है परिवारे सुखम समृद्धि च कथम स्था। परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आती है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी कि किस प्रकार से बालक सहयोग सहायता करते हैं। ठीक, तो वो सारे काम कैसे करते हैं कि वो सुयोग्य और चतुर भी हैं, लेकिन एक दूसरे की सहायता करते हैं, मिलकर के चलते हैं, सहयोग करते हैं, पढ़ाते हैं, होशियार होते हैं। तो इस प्रकार से ही सुख समृद्धि आती है। इसके लिए हमें इसमें ही टिक कर लेना है कि बालकः तु सुयोग्यः चतुरः च सन्ति अतएव तेषां परिवारे समृद्धि सुखम च स्था। जिनके बालक सुयोग्य और चतुर होते हैं उनके ही परिवार में समृद्धि और सुख दोनों ही आते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे लास्ट वाले का आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। है त्वा प्रत्यय से उदाहरणम चिनुत। त्वा प्रत्यय किसमें लिखा है, तो मिलित्वा में त्वा लिखा है। ध्यान रखना त्वा प्रत्यय में हमेशा ये त्वा ही शेष बचता है, तो जिसके पीछे त्वा लगा हो। तो देखिए मिलित्वा में त्वा लगा हुआ हमें दिख रहा है, इसलिए त्वा प्रत्यय किसमें है, मिलित्वा में है। ठीक, नेक्स्ट है नमन्ति क्रियायाः कर्म पदम किम। नमन्ति क्रिया का कर्म पद हमें बताना है कि नमन्ति तो क्रिया है, लेकिन किसको नमस्कार किया था कि माता पितरम, माता और पिता को नमस्कार किया था। और लास्ट में इसका पूछा गया है टाइटल। ठीक, तो टाइटल के लिए परिवार तो बताया ही था कि समृद्धि और सुखी परिवार है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, सुखी परिवार। इसका टाइटल क्या दे देंगे, सुखी परिवार। ठीक, सुखी परिवार मतलब हैप्पी फैमिली के नाम से ये हमारा इसका टाइटल हो जाएगा, सुखी परिवार। इस प्रकार से हमने 5 अपठित गद्यांशों को यहाँ पूर्ण किया है। आगे के 5 अपठित गद्यांश अभी और बचे हुए हैं, उनकी चर्चा हम आगे की कक्षा में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।